बिजनेस की वजह से अनिकेत अक्सर शहर से बाहर ही रहता था। इधर एक सप्ताह का समय मिला तो कविता उसके इस समय का सदुपयोग कर लेना चाहती थी। उसने उसी बची शॉपिंग की तैयारी कर ली, क्योंकि नवरात्र के त्योहार नज़दीक आ रहे थे और दोनों बच्चों के लिए कपड़े, चप्पल और जूते तो खरीदने ही थे। अपने और अनिकेत के लिए भी कुछ खरीदारी करनी थी। घर के लिए भी थोड़ा बहुत सामान खरीदना था। कविता जानती थी कि अगर आज उसने यह काम न निपटाया तो बाद में अनिकेत से यही सुनने को मिलेगा, प्लीज़ कविता, तुम बच्चों के साथ जाकर सारी खरीदारी कर लो ना। यार, देख तो रही हो कि मेरे पास समय कहाँ है। जल्दी जल्दी तैयार होकर सभी घर से बाहर निकले। दोनों बच्चे रितु और राज बहुत खुश थे, क्योंकि उस दिन उन्हें पूरे दिन पापा के साथ रहने को मिलने वाला था। सभी लोग गाड़ी में बैठ गए। रितु और राज पीछे बैठे थे तो कविता अनिकेत के आगे वाली सीट पर बैठी थी। अनिकेत ने कविता की ओर ताकते हुए कहा, अरे वाह जाने मन, आज किसका कत्ल करने का इरादा है? येलो और ग्रीन कलर की इस ड्रेस में तुम बहुत सुंदर लग रही हो। कविता ने भी मजाक में कहा, अब अकेले नहीं जिया जा रहा इसलिए। कविता की इस बात पर अनिकेत हंसने लगा तो उसी के साथ कविता भी हंस पड़ी। बच्चों की समझ में नहीं आया, पर मम्मी पापा को हंसते देख वे भी हंसने लगे। अनिकेत की कार अपनी रफ्तार से आगे बढ़ी जा रही थी। शहर के एक जाने माने मॉल में उन्हें शॉपिंग करनी थी। वे जिस रास्ते से जा रहे थे उस रास्ते पर दो ट्रैफिक सिग्नल पड़ते थे। पहला सिग्नल दिखाई दिया तो हरी बत्ती थी। अनिकेत ने कार की रफ्तार बढ़ा दी कि लाल बत्ती होने से पहले ही सिग्नल पार कर जाए, पर ऐसा हुआ नहीं। सिग्नल तक पहुंचते पहुंचते लाल बत्ती हो गई। सिग्नल पर अनिकेत को कार रोकनी पड़ी। अनिकेत के कार रोकते ही दो तीन महिलाएं छोटे छोटे बच्चे लेकर आई पैसे मांगने के लिए। उन्होंने कार को घेर लिया। कांच को खटखटा करके वे पैसे मांग रही थी। अनिकेत को इस सब से सख्त नफरत थी। उसका कहना था कि ये कोई भी मौका नहीं छोड़ती, निकम्मे बने बैठे रहते हैं। जब बिना मेहनत के ही सब कुछ मिल रहा हो तो इन्हें मेहनत करने की ज़रूरत ही क्या है। लेकिन कविता का स्वभाव थोड़ा अलग था। उसके अंदर सहज ही संवेदना और सहानुभूति भरी थी। वह किसी की आंखों में जरा भी आंसू देखती तो उसे दया आ जाती। आखिर वह थी तो महिला ना। खिड़की खटखटा कर हाथ फैलाए खड़ी महिला सचमुच बीमार लग रही थी। लग रहा था अभी जल्दी ही उसे बच्चा पैदा हुआ है। उसने गोद में जो बच्चा ले रखा था वह 1.5-2 महीने का लग रहा था। कविता ने महसूस किया कि अभी इसे पैसों की सख्त ज़रूरत है, वरना इस हालत में यह बाहर न निकलती। उसकी हालत देखकर यही लग रहा था कि कहीं ये चक्कर खाकर गिर न पड़े। कविता ने कहा, अनिकेत, लगता है हमें इसकी मदद करनी चाहिए। अनिकेत को यह सब बिल्कुल पसंद नहीं था, इसलिए वह उसकी ओर से मुंह घुमाकर कहा स्टार्ट करने लगा। कविता ने कहा, 100 का नोट दो ना, इसके लिए आज के खाने की व्यवस्था तो हो ही जाएगी। नहीं, अनिकेत ने कहा, इस तरह पैसे देकर इसे और निकम्मा नहीं बनाना। इसे मुफ्त में पैसे मिलते रहेंगे तो यह कभी काम करने के बारे में नहीं सोचेगी। कविता से रहा नहीं गया। उसने कहा, चलो इसे अपने घर ले चलते हैं। घर का काम कराने के लिए यह भी तो हो सकता है कि इसे कोई काम न दे रहा हो। घर में कोई ख्याल रखने वाला नहीं है, वरना इस हालत में यह घर से बाहर न निकलती। मुझे अभी भी याद है, ऋतु के जन्म के समय तुम बाहर थे। अपनी स्थिति भी इतनी अच्छी नहीं थी। उस समय मुझे कितना संघर्ष करना पड़ा था। पति साथ न हो तो किस तरह लगता है यह मुझे अच्छी तरह पता है। अनिकेत सिर झटकता रहा। कविता ने उसे किसी तरह मनाया तो अनिकेत ने गाड़ी किनारे खड़ी कर दी। उसके बाद कविता गाड़ी से उतरकर उस महिला के पास गई और पूछा, क्या नाम है तुम्हारा? किरण। उसने कहा, तुम्हारे परिवार में और कौन कौन है? इस बच्चे का बाप कहाँ है? मर गया है या तुम्हें छोड़कर चला गया है? कविता ने पूछा। कविता के इस सवाल पर किरण ने जो जवाब दिया उसे सुनकर उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। किरण ने कहा, दीदी, क्या आप सचमुच मेरी मदद करना चाहती हैं? अगर कोई मदद नहीं कर सकती तो आज के लिए मेरे खाने की व्यवस्था ही कर दीजिए, क्योंकि मैंने समाज की वास्तविकता और अपनी इस हालत को स्वीकार कर लिया है। अगर तुम मेरे साथ मेरे घर चलना चाहो तो मैं तुम्हें घर ले जाने के लिए तैयार हूँ। तुम मेरे घर का कामकाज करना और आराम से रहना। कविता की इस बात से किरण खुश हो गई। उसने कहा, दीदी जी, आप ठीक से सोच विचार लीजिए।
मैंने तो सोच विचार लिया है, अब तुम बताओ। तुम राजी हो ना? मैं तो राजी हूँ, कविता ने कहा। किरण तैयार हो गई तो कविता ने उसे गाड़ी में बैठाया और खरीदारी का प्रोग्राम पोस्टपोन करके किरण को लेकर सीधे अस्पताल पहुंची। उसका पूरा हेल्थ चेकअप कराकर दवा लिखवाई। उसके बाद किरण के लिए 2-3 जोड़ी कपड़े खरीद कर रास्ते में एक रेस्टोरेंट से खाना पैक कराया और घर आ गई। किरण के रहने की व्यवस्था आउट हाउस में करके उसे खाना खिलाया और आराम करने के लिए कहकर कविता और अनिकेत अपने कमरे में आ गए। अनिकेत अभी भी कविता के इस काम से सहमत नहीं था। इस तरह किसी अनजान को अपने घर ले आना, उसे उस पर इस तरह विश्वास करना उसके स्वभाव में नहीं था। जबकि इसके उलट कविता को किसी पर क्षण भर में ही विश्वास हो जाता था। भले ही वह कितनी बार धोखा खा चुकी थी, पर उसका यह स्वभाव बदल नहीं रहा था। किरण की बेटी को पाकर कविता के दोनों बच्चों को तो जैसे छोटा सा खिलौना मिल गया था, इसलिए वे बाकी सब कुछ भूलकर उसी में व्यस्त थे। वह यही सोच रही थी कि आखिर अंत में किरण क्या कहने वाली है। किरण कविता को लाल बत्ती सिग्नल पॉइंट से मिली थी। आखिर वह लाल बत्ती क्या होगी? कविता ने उसे उस दिन डिस्टर्ब करना मुलतवी रखा। जब किरण पूरी तरह आराम करके थोड़ा स्वस्थ हो जाए तो उसके बाद ही बात करने के लिए सोचकर कविता अन्य काम में लग गई। अनिकेत बच्चों को लेकर प्रदर्शनी दिखाने चला गया तो कविता को अच्छा खासा समय मिल गया। उसने खाना खाया और आउट हाउस की ओर चल पड़ी। तब तक किरण भी जाग गई थी। नहा धोकर नए कपड़े पहनकर वह तैयार होकर बैठी थी। उसका तो पूरा रूप ही बदल गया था। वह कितनी सुंदर है, कविता को अब ख्याल आया था। साफ सफाई और पहनावा कितना काम करता है, उसे अब पता चला था। कविता को देखते ही उसने कहा, दीदी आपने कष्ट क्यों किया, मुझे बुला लिया होता। कोई बात नहीं, अभी तुम बहुत कमज़ोर हो, इसलिए मैंने सोचा है कि मैं ही मिलाती हूँ। तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं है? तुम्हें यहाँ अच्छा लगेगा ना? यह क्या कह रही हो दीदी? आप तो मुझे स्वर्ग में ले आई हैं और अब पूछ रही हैं कि अच्छा लगेगा या नहीं। मैं तो सड़क पर रहने वाली हूँ, किरण ने भर्राए स्वर में कहा। कविता को सचमुच उस पर दया आ गई। अनुकंपा से उसका शरीर कुछ पलों के लिए कांप उठा। एक जवान और सुंदर औरत ने किस तरह सड़क पर खुले में दिन बिताए होंगे। कविता ने कहा, उस समय तो तुमने मेरी बात टाल दी थी। अब बताओ, इस बच्चे के बाप ने तुम्हें छोड़ दिया है या अब वह इस दुनिया में नहीं है? कविता के इस सवाल पर थोड़ी देर चुप रहने के बाद किरण ने आप बीती सुनाई। वह कुछ इस प्रकार थी। किरण के बाप ने उसे वेश्याओं के एक अड्डे पर बेच दिया था, लेकिन संयोग से उसे वहां से भागने का मौका मिल गया तो वह वहां से भाग निकली। घर के नाम पर जो एक झोपड़ी थी, अब वह भी उसके नसीब में नहीं रह गई थी। वह जहां भी काम मांगने जाती, वहां सबसे पहले लोगों की नज़र उसकी आकर्षक युवा देह और सुंदरता पर पड़ती। नज़र भाप कर वह वहां से खिसक लेती। उसी बीच उसकी मुलाकात अशोक नाम के एक आदमी से हुई। वह किसी गैंग के लिए काम करता था। उसने किरण से कहा, तुम मेरे साथ रहो, मैं गारंटी लेता हूँ कि तुम्हारी इज्जत सही सलामत रहेगी, पर तुम्हें भीख मांगनी होगी। अशोक ने किरण से कहा कि वह उसे एक बच्चा देगा जिसे लेकर वह भीख मांगेगी। इस बीच उसे कोई छोड़ेगा छेड़ेगा तक नहीं, इसकी जिम्मेदारी उसने ले ली। इस तरह किरण ने भीख मांगने का धंधा शुरू कर दिया। रेलवे प्लेटफॉर्म, शॉपिंग मॉल, अस्पताल, ट्रैफिक सिग्नल आदि अलग अलग जगहों पर अशोक उसे पहुंचा देता, जहां किरण भीख मांगती। भीख मांगने में उसे जो कुछ भी मिलता था वह सब उसका होता था। इसके एवज में उसे अशोक का एक काम करना पड़ता था। वह किरण को पॉलीथीन का एक बैग देता था, जिसे किरण को अशोक द्वारा बताई गाड़ी में रखना होता था। शुरू में किरण को पता नहीं था कि उस पॉलीथीन के बैग में अशोक उसे क्या देता था। बाद में उसे पता चला कि उस पॉलीथीन के बैग में ड्रग्स होता था। इसका मतलब अशोक ड्रग्स का धंधा करता था। एक हिसाब से देखा जाए तो किरण भी उसके इस ड्रग्स के धंधे में शामिल थी। इनकार करने का सवाल ही नहीं उठता था। वे लोग किरण के साथ कुछ भी कर सकते थे। किरण चुपचाप वहां से भाग निकली। अब किरण के सामने फिर वही सवाल उठ खड़ा हुआ था कि इस सुंदर काया को लेकर वह कहाँ जाए। पर अब तक उसे भीख मांगना आ गया था। यह धंधा बुरा नहीं था,
मैले कुचैले कपड़े पहनकर सुंदर काया को गंदी संदी बना लिया जाए तो किसी को पता ही नहीं चलेगा कि वह कितनी सुंदर है। किसी की अनुकंपा हो गई तो वह 10 के बदले 20 दे देगा। इसलिए किरण ने भीख मांगने वाला अपना काम चालू रखा। दिन भर किरण भीख मांगती, अक्सर उसी के साथ कुछ न कुछ खाने को भी मिल जाता था। दिन भर भीख मांगती और रात को रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म की किसी बेंच पर सो जाती। पर शायद नीति को उसका इस तरह जीना भी मंजूर नहीं था। एक रात किरण बेंच पर सो रही थी, तभी 4-5 लड़के शराब पीकर लड़खड़ाते हुए आए। उन्हें देखकर किरण डर गई, कहीं वे उसके साथ कुछ कर न बैठे। यह सोचकर वह वहां से उठी और जहां कुछ लोग सो रहे थे उनके बीच जाकर लेट गई। उस दिन तो कुछ नहीं हुआ, पर एक दिन उसे थोड़ा बुखार जैसा लग रहा था। उस दिन भीख में भी कुछ नहीं मिला था, इसलिए सुबह से ही उसका पेट खाली था। भूख और हरारत की वजह से उसकी आंखें नहीं खुल रही थी। उस रात वह उन लड़कों की हवस का शिकार बन गई। दुनिया भी गजब की है। इज्जत लूटने के बाद किरण को लगा कि अब वह कहीं की नहीं रही। यह सोचकर वह आत्महत्या करने रेलवे ट्रैक पर पहुंची, लेकिन वहां भी उसे एक संभ्रांत महिला ने बचा लिया। वह किरण को अपने घर ले गई, पर कुछ दिनों बाद उसके पेट में पल रहा पाप उजागर हो गया। उस महिला को समाज का डर लगा। उसके घर के मर्दों पर समाज उंगली उठाएगा, यह सोचकर उसने किरण को अपने घर से भगा दिया। एक बार फिर वह सड़क पर आ गई। धीरे धीरे दिन पूरे होने लगे। किसी दिन कुछ खाने को मिल जाता तो किसी दिन कुछ भी न मिलता। किसी दिन कुछ पैसे मिल जाते तो किसी दिन केवल अपमान ही मिलता। इसी तरह दिन बीत रहे थे। दिन पूरे होने पर सरकारी अस्पताल में किरण की मुफ्त में डिलीवरी हो गई, पर वहाँ भी कुछ वह कितने दिन रहती। वहाँ से उसे छुट्टी दे दी गई। तब उसने कहा, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मुझे यहाँ रहने दो, बदले में आप लोग जो कहेंगे मैं वह काम करूंगी। पर उन्होंने मना कर दिया। एक छोटे जीव को लेकर एक अन्य जिम्मेदारी के साथ किरण एक बार फिर सड़क पर आ गई। उसका हृदय से संवेदना से भर गया था कि इतनी बड़ी दुनिया में क्या उसका कोई नहीं है। इधर उधर भटकते हुए दिन बीत रहे थे। अब किरण को अपने साथ उस नन्हे जीव का भी पेट भरना था। इधर 3 दिनों से किरण को काफ़ी कमज़ोरी महसूस हो रही थी। हल्का हल्का बुखार भी लग रहा था, पर बिना सड़क पर खड़े हुए काम नहीं चलने वाला था। बैठे बैठे तो कुछ मिलने वाला नहीं था। यह सोचकर उस दिन वह सिग्नल पर पहुंची, जहां उसकी मुलाकात कविता से हो गई। अपनी दुख भरी कहानी सुनाते हुए उसकी आंखें नम हो चुकी थी तो आवाज़ भर्रा गई थी। दुपट्टे से नम आंखों को पोंछते हुए किरण ने आगे कहा, दीदी जी, मेरे साथ यह बुरा काम करके वह तो भाग निकला, पर मैं इसे कहाँ फेंकूं? कुछ भी हो, 9 महीने मैंने इसे अपनी कोख में रखा है। मुझे जो मिला उसी में से अपना पेट काट कर इसे खिलाया पिलाया है। क्या सड़क पर मारी मारी फिर रही औरत की इज्जत नहीं होती? लोग उसे क्यों बुरी नज़रों से देखते हैं? कभी कभी तो मुझे लगता है मेरे बाप ने मुझे जहाँ बेचा था मैं वहीं रही होती तो ठीक रहता। कम से कम शरीर बेचने का पैसा तो मिलता। मुझे इस तरह दर दर की ठोकर तो न खानी पड़ती। दीदी, मैं कुछ गलत तो नहीं कह रही? कहकर किरण फफक फफक कर रोने लगी। कविता ने उठकर किरण को सीने से लगाकर कहा, जिंदगी में जितना सहन करना लिखा था उतना सहन कर दिया। अब वह सब भूल जाओ और इस बच्चे को खूब प्रेम से पालो पोसो। आज से मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरी कोई छोटी बहन नहीं है, इसलिए आज से तुम मेरी छोटी बहन हो। तुम्हारे जीवन की सारी मुश्किलें अब मेरी हैं। जीवन संबंधों में तुमने देखा, दगा और धोखा देखा है। अब उन संबंधों में मैं तुम्हें प्रेम और न्याय दिलाऊंगी, यह मेरा वचन है। तुम्हारे जीवन की वह सिग्नल पॉइंट की लाल बत्ती ने मेरे मन में एक लाल बत्ती के रूप में जन्म लिया है। आखिर महिलाओं के साथ ही ऐसा व्यवहार क्यों होता है? क्या मैं इतना असहाय हूँ कि तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती? यह तो अच्छा है कि मेरे पास पद प्रतिष्ठा और पैसा सब कुछ है। अगर न भी होता तो भी मैं अपनी एक रोटी से तुम्हें आधी रोटी देती। तुम्हें अपनी इस दीदी पर भरोसा है ना? किरण एक बार फिर दीदी कहकर कविता के सीने से लग गई। कविता के सीने से लगकर किरण अपने सारे दुख दर्द भूल गई थी। आज इस बात को 5 साल हो चुके हैं। किरण की बेटी कमुद अब स्कूल जाने लगी है। कविता का घर 3 बच्चों की किलकारियों से गूंजता रहता है। अब तो अनिकेत को भी किसी तरह की कोई शिकायत नहीं है। किरण की ईमानदारी और सादगी ने
उसे भी एक पवित्र बंधन में बांध दिया है। ऐसी ही और स्टोरीज के लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।